हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आगे हमने क्या क्या पढ़ा था। इरिगेशन के 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, सब सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जो सब सरफेस इरिगेशन है वो हमने आगे वाले लेक्चर में पढ़ लिया है, जिसके अंदर क्या क्या आया था। 3 टाइप के मेथड्स होती है, फ्लडिंग मेथड, फूरो मेथड एंड कंट्रोल फार्मिंग मेथड। अब फ्लडिंग मेथड है, उसके अंदर भी 2 मेथड्स होती है, वाइड फ्लडिंग एंड कंट्रोल फ्लडिंग। अब जो कंट्रोल फ्लडिंग है, वाइड फ्लडिंग जो होता है उसमें तो क्या होता है कि पानी हम लोग डायरेक्टली फ्लो कर देते हैं और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड मेथड है। और कंट्रोल फ्लडिंग जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारी मेथड्स है, जैसे कि फ्री फ्लडिंग, कंटूर लेटरल्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स, चेक बेसिंग, बेसिन फ्लडिंग एंड जिगजैग मेथड। ये सारी मेथड्स हम लोगों ने आगे के लेक्चर में पढ़ ली है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सब सरफेस इरिगेशन। ये सब सरफेस इरिगेशन क्या है? सब सरफेस इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि वाटर जो होता है डायरेक्टली रूट जोन के अंदर, मतलब कि प्लांट्स के जो रूट जोन होता है वहाँ पे डायरेक्टली सप्लाई होता है। उसमें फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए जब हम लोग ये सब सरफेस इरिगेशन यूज़ करें। सबसे पहली कंडीशन है इम्परवियस सबसॉइल एट रीजनेबल डेप्थ, मतलब कि 2 to 3 मीटर तक की जो डेप्थ होती है वहाँ पे जो सॉइल होती है वो इम्परवियस होनी चाहिए। मॉडरेट स्लोप होना चाहिए वहाँ पे। यूनिफॉर्म टोपोग्राफिक कंडीशन होनी चाहिए। परमिएबल सॉइल सच एज लूम और सैंडी लूम इन अ रूट जोन ऑफ अ सॉइल होनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ द वाटर होना चाहिए। अगर वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, क्लॉट्स हो जाएंगे वहाँ पे और पानी ब्लॉकेज हो जाएगा, पानी रूट जोन तक नहीं जाएगा। अब सब सरफेस इरिगेशन मेथड होते हैं, उसके अंदर 3 टाइप में डिवाइड की है उसको। सबसे पहला है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, सेकेंड है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन एंड थर्ड है ड्रीप और ट्रिकल इरिगेशन। सबसे पहला जो है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। नेचुरल इरिगेशन में क्या होता है कि पानी जो होता है वो यहाँ पे, जैसे कि ये है रिवर या कोई लेक है, उसके अंदर पानी स्टोर हुआ है बारिश का, ठीक है, और वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली परमिएबल होगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टली रूट जोन के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, दूसरा है मतलब कि हम लोगों ने ये जो चैनल्स और वो सब क्रिएट किया होता है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, पानी अंदर पर्कुलेट होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो पानी पर्कुलेट होता है वो डायरेक्टली रूट जोन के अंदर जाता है, वाटर टेबल के नीचे जो होता है। ये क्या सिस्टम है, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। इसमें हमें कोई भी कुछ भी करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली नेचुरली होता है। इसलिए वो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन है। दूसरी क्या कौन सी मेथड थी, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन मेथड। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग पानी जो मेन पाइप लाइन में प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली सब मेन पाइपलाइन में चला जाता है और वहाँ से लेटरल पाइप्स जो होती है वो परफोरेटेड पाइप्स होती है। लेटरल परफोरेटेड पाइप्स मतलब कि जो पाइप्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पानी है वो डायरेक्टली होल के थ्रू रूट जोन में चला जाएगा और पानी डायरेक्टली प्लांट्स को मिल जाएगा। ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेन पाइप है, मेन पाइप में से पानी कहाँ जा रहा है, सब मेन में जा रहा है, और सब मेन पाइप में से पानी लेटरल परफोरेटेड पाइप में जाएगा और लेटरल परफोरेटेड पाइप में से डायरेक्टली रूट जोन में चला जाएगा कि ये प्लांट्स के रूट्स बताए हैं। अब उसके बाद लास्ट मतलब थर्ड मेथड है ड्रीप इरिगेशन मेथड। ड्रीप इरिगेशन मतलब कि ड्रॉपलेट्स होंगे वो रूट के, मतलब प्लांट्स के रूट जोन में जाएंगे, जो आपको ये फिगर में देख रहे हो। देखो ये है, यहाँ से ड्रॉप्स जा रहे हैं प्लांट्स के रूट्स में डायरेक्टली। ठीक है, ये मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं। ये जो मेथड है वो लेटेस्ट मेथड है। जो जनरली क्या होता है कि जो पानी, मतलब जो एरिया में पानी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि स्कैरसिटी होती है या फिर सॉल्ट सैलिटाइजिंग सलाइन ये लैंड का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये वाली मेथड यूज़ होती है। ये वाली मेथड सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, इसराइल में हुई थी, इसीलिए इसका नाम है ट्रिकल इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, पानी जो होता है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में डायरेक्टली रूट जोन में प्रोवाइड करते हैं।
सो इसमें क्या होता है कि जो उसके लिए स्पेशली एक एमिटर या ड्रिपर, मतलब ऐसे उसको ऐसा एक डिवाइस यूज़ होता है जो ये आप फिगर में देख रहे हो। ये जो पानी जिसमें से ड्रॉप हो रहा है उसको बोलते हैं ड्रिपर या फिर उसको एमिटर भी बोलते हैं। ये जो एमिटर होता है उसके अंदर क्या होता है, ड्रिप नोजल्स होती है। सो ड्रिप नोजल्स की वजह से पानी है ना धीरे धीरे वेरी स्लो रेट में पानी रूट जोन में जाता है। और ये जो रेट होता है पानी सप्लाई करने का वो जनरली 2 लीटर पर आवर से लेके 10 लीटर पर आवर तक का होता है। सो वो वेरीज होता है अकॉर्डिंग टू प्लांट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कौन से लोकेशन पे हम लोग ये इरिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है उसमें कितने कितने कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ये पूरा जो ड्रिप इरिगेशन का यूनिट होता है उसको बनाने में, तो मेनली उसके अंदर कंट्रोल हेड होता है, पाइप नेटवर्क होता है और एमिटर्स होता है। सो ये 3 चीज़ों से पूरा यूनिट बनता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि यहाँ से जैसे पानी हमने लिया पंप के थ्रू ओवरहेड टैंक में गया, वहाँ से जाएगा लेटरल पाइप में और ये जो मेन लाइंस होती है उसमें से ये लेटरल पाइप में जाएगा। और ये आपको ये था सेक्शन और आप ये प्लान देख रहे हो। ये क्या है कि ओवरहेड टैंक में से ये फर्टिलाइज़र भी हम लोग डायरेक्टली अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि एकदम ड्रॉपलेट्स पड़ेगा आपके रूट जोन में। और ये जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लांटिंग किया हुआ है और उसके अंदर ये लेटरल पाइप्स है और ये सब में पाइप ट्रिकल लाइंस भी बोलते हैं उसको। ये जो ट्रिकल लाइंस होती है उसके अंदर ये ड्रॉप्स है वो क्या है, एमिटर्स है। वो रूट जोन के जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट जोन में डायरेक्टली पानी प्रोवाइड करेगा। और यही सेक्शन आपको ऊपर दिख रहा है। अब ये जो 3 मैंने बात की, कंट्रोल हेड, पाइप नेटवर्क एंड एमिटर्स, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें सो कंट्रोल हेड कंसिस्ट ऑफ अ ओवरहेड टैंक, फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड अ वाटर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर कंट्रोल डिवाइस एंड फिल्टर पंप्स यूनिट। सो इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल हेड के अंडर में आती है। सो कंट्रोल हेड नॉर्मली जो हमारा सोर्स ऑफ द वाटर है उसके नियर बाय रखा जाता है, ठीक है। सो द साइज ऑफ द ओवरहेड टैंक जो होता है वो नॉर्मली 3x3x3 मीटर होती है एंड हेड जो होता है वो 3 to 5 मीटर का प्रोवाइड करता है। The filters are used to remove all debris, sand and clay in a water to prevent a clogging of the emitters। हाँ, जो पानी हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर कोई भी सैंड या क्ले मटेरियल भी नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए पानी को एमिटर्स में जाने से पहले फ़िल्टर करते हैं, इसलिए फ़िल्टर प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी वजह से ये जो सैंड, डेब्रिज एंड क्लेज जो होता है पानी के अंदर वो एमिटर्स में ना चला जाए, जिसकी वजह से क्लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पाइप नेटवर्क्स, तो पाइप नेटवर्क्स में क्या क्या होता है, सो मेन पाइप होती है और नंबर ऑफ लेटरल पाइप्स होती है, ठीक है। उसको जो पाइप नेटवर्क है उसको ट्रिकल लाइंस भी बोलते हैं। सो नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर पाइप्स जैसे कि 10 to 20 mm डायमीटर की पाइप यूज़ होती है उसके अंदर, उसको ट्रिकल लाइंस कहते हैं। सारी जो पाइप होती है वो नॉर्मली पीवीसी से बनाई होती है, पीवीसी वाली पाइप को यूज़ करते हैं ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर। अब उसके बाद आएगा एमिटर्स। तो एमिटर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, सो एमिटर्स प्रोवाइडेड ऑन ईच ट्रिकल लाइट एट अ सुटेबल स्पेसिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप एंड सॉइल कंडीशन। मतलब कि हम लोग कौन से टाइप का क्रॉप ग्रो करने वाले हैं उसके ऊपर उसका स्पेसिंग डिफाइन होगा। सो फ्लो रेट नॉर्मली क्या होगा उसके अंदर 1 to 10 लीटर पर आवर, जैसे मैंने आगे बताया आपको। अब ड्रीपर्स जो होता है, जो ड्रीपर क्या है, सो ड्रीपर एमिटर के आगे फिट किया हुआ होता है। सो ड्रीपर इज अ एमिटर फिटेड टू अ ड्रिप इरिगेशन लेटरल टू एमिट वाटर इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और अ कंटिन्यूस फ्लो एट एमिटर रेट्स नॉट एक्सीडिंग 15 लीटर पर आवर। मतलब कि उसका जो रेट है 15 लीटर पर आवर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मिनिमम उसको 1 to 10 लीटर पर आवर तक की कंडीशन में रखा जाता है। द एमिटर कंट्रोल द फ्लो फ्रॉम द लेटरल, मतलब लेटरल पाइप से जो पानी आता है उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। ड्रीपर का फंक्शन क्या है,
सो उसका फर्स्ट फंक्शन है एनर्जी डेसिपेटर्स का, और सेकेंड है रिड्यूस द इनलेट प्रेशर हेड इन अ पाइप। ठीक है, नॉर्मली 0 to 1.5 एटमोसफियर का प्रेशर होता है, सो 0 एटमोसफियर एट आउटलेट। सो ड्रेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ पॉलीप्रोपाइल मटीरियल और अ polyethylene material. So various type of the emitters per American Society of Agriculture Engineers are: first है emitter designed to dissipate pressure and discharge a small uniform flow in a drip of a water at a constant discharge. Second है compensating emitter. So वो क्यों डिज़ाइन करता है? So designed to discharge water at a constant rate over a wide range of operating pressure. And third है flushing emitter. So वो क्यों किया है? So water is discharged from a closed space perforation or a porous wall along the tubing. उसके बाद है long path emitters. So वो क्यों डिज़ाइन किया है? So it employs a long capillary size tube or a channel to dissipate a pressure. उसके बाद है मल्टी आउटलेट एमिटर. सो वो इट सप्लाइज वाटर 2 or more पॉइंट थ्रू अ स्मॉल डायमीटर ऑक्सिलरी ट्यूबिंग. उसके बाद है ऑरिफिस एमिटर. सो इट एम्प्लॉयज अ सीरीज ऑफ ऑरिफिस टू डिसिपेट द प्रेशर. एंड लास्ट है वॉर्टेक्स एमिटर. सो इट एम्प्लॉयज अ वॉर्टेक्स इफेक्ट टू अ डेसिपेट प्रेशर. सो ये सारे क्या थे? एमिटर्स के टाइप्स थे. किसने डिज़ाइन किए हैं? सो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट ने. ये सारे डिफरेंट टाइप के एमिटर्स है और उसके वर्क फंक्शन है. अब ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सो सबसे पहला एडवांटेज है कि वाटर रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम होती है क्योंकि पानी ड्रॉपलेट्स में प्रोवाइड करते हैं. सो 40 to 70% ऑफ द वाटर हम लोग उसके अंदर सेव करते हैं. ठीक है, ये मेथड से मतलब 40 to 70% ऑफ वाटर सेव होता है. उसके अंदर इवेपोरेशन लॉसेस बहुत कम होते हैं. क्यों? क्योंकि पानी डायरेक्टली रूट जोन में जाएगा, लैंड के ऊपर पानी रहेगा नहीं, तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे. दूसरा कौन सा लॉस कम होगा? पर्क्यूलेशन लॉस. ठीक है, पानी डायरेक्टली रूट जोन के अंदर जाएगा और वो प्लांट कैचअप कर लेगा, सो पर्क्यूलेशन लॉसेस भी कम हो जाएंगे. उसके बाद है लेबर कॉस्ट इज लेस एज नो फील्ड चैनल्स फूरोज आर रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, आगे वाली जो सरफेस मेथड थी उसके अंदर क्या होता था कि हमें सबसे पहले फूरोज और चैनल्स बनानी पड़ती थी. सो उसकी वजह से क्या होता था, हमें लेबर्स रखने पड़ते थे कि चैनल्स बनाए, फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी. पर ये मेथड में क्या होता है कि लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती है. सो लेबर कॉस्ट इज़ लेस. वाटर लॉगिंग इज़ अवॉइडेड. वाटर लॉगिंग किसको बोलते हैं? सो प्लांट में अगर वो बहुत ज़्यादा पानी हमने प्रोवाइड कर दिया है अगर हमारे फार्म में, तो क्या होगा कि पूरे फार्म में पानी हो जाएगा और उसकी वजह से डैम्पनेस हो जाएगी. तो ये जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग. सो अब ये मेथड में हम लोग डायरेक्टली पानी रूट जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं. सो क्या होगा कि वाटर लॉगिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि पानी डायरेक्टली रूट जोन में जाएगा. सो हमारे फार्म में तो पानी वहाँ पे फ्लो होगा नहीं. सो वाटर लॉगिंग इज़ अवॉइडेड. ड्रिप इरिगेशन इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर अ स्मॉल ट्रीज एंड वाइडली स्पेस प्लांट्स. इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ए इरिगेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स. जो फ्रूट का प्लांट होता है उसके इरिगेशन के लिए मोस्टली सुटेबल होती है ये मेथड. The problems related with the fungus and insects disease can be considerably controlled. Obviously हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि पानी तो हम लोग डायरेक्ट रूट जोन में डाल रहे हैं, सो कोई इंसेक्ट डिजीज़ होने की तो चांसेस ही नहीं है. The method is quite suitable for a arid region where water is limited. जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा सूटेबल होती है. ओवर इरीगेशन इज़ अवॉइडेड. ये मेथड से ओवर इरीगेशन हो ही नहीं सकता. The problem of a soil irrigation which normally occurs in a surface irrigation are eliminated. So soil erosion का भी problem नहीं होगा. In a drip irrigation, all lands area is effectively utilized as there is no stage of land for a preparation of levees, bunds, ditches and fill channels.
सो क्या होगा कि पूरे फार्म को हम लोग यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अदर मेथड में क्या होता है, हम लोग ये बर्न्स एंड लीवीज बनाते हैं तो उसके अंदर ही आधी मतलब 30% ऑफ द लैंड यूज़ हो जाती है। सो इसमें हम लोग पूरे फार्म का 100% यूज़ कर पाएंगे। एज द लेवलिंग ऑफ द लैंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन बी यूज फॉर एनी टोपोग्राफी, ये कोई भी टोपोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। हिली रीजन में भी हम लोग ये मेथड से इरिगेशन कर सकते हैं। अब उसके कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस होते हैं, उसके साथ साथ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो ये मेथड है उसके भी थोड़े डिसएडवांटेजेस है। सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स सच एज अ पंपिंग यूनिट, फिल्टर, पाइपलाइंस, नोजल्स एट्सेट्रा इज़ वेरी हाई। सो क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट इसमें बहुत हाई है। नोज़ल होल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 0.5 to 1 mm डायमीटर के होते हैं। तो क्या होता है, वो क्लॉग हो सकते हैं क्योंकि सिल्ट पार्टिकल और ये जो होता है क्ले पार्टिकल्स उसकी वजह से फ्रीक्वेंटली क्लॉग होता है, तो उसको हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। थर्ड है, ड्यू टू चेंज इन अ क्रॉप्स में रिजल्ट इन अ फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रिकल लाइन्स। जैसे जैसे हम लोग पाइप क्रॉप चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें ट्रिकल लाइन्स की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। सो दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ क्लोजली प्लांट क्रॉप। जो नज़दीक के प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो करने के लिए ये मेथड यूज़ नहीं है। जैसे कि वेट है, अगर हमें गेहूं के क्रॉप को ग्रो करना है तो हम लोग ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते। ड्यूरिंग द हाई विंड्स द प्लांट्स में टॉपल एंड ड्यू टू शैलो रूट्स डेप्थ। And last है, if irrigation water is saline, dissolved salts are deposited near the edge of the wetted zone. So periodical flushing is required, for which water has to be applied by a surface irrigation. So इतने हमारे disadvantages है ये मेथड के। So अब हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। एंड अब मैं ये जो मैंने आज पढ़ाया है उसका क्वेश्चन और आंसर की वर्कशीट भी अपलोड करूँगी, वो आपको कंप्लीट करके मुझे सबमिट करनी है ये लेक्चर सुनने के बाद। थैंक यू सो मच।